dear students, today CA Foundation Gen 25 अकाउंट्स पेपर। तो दोस्तों आज का पेपर का रिव्यू ले लेते हैं। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है। ओवरऑल पेपर वाज कंफर्टेबल। आई थिंक आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। CA Foundation Gen 25 2025 started with good paper. Students are comfortable। बहुत अच्छे से उन्होंने पेपर लिखा है। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने इसका बच्चों बना लिया है। चलो सबसे पहले आपके ट्रू फॉल्स हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ट्रू। कस्टमर्स बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं, कस्टमर्स भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हैं। कस्टमर्स भी हमारे अकाउंट्स को रेफर करते हैं, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो विल नॉट शो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में ना क्लोजिंग स्टॉक हाईएस्ट रहता है और सीओजीएस में ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रहता है। क्लोजिंग स्टॉक हाई रहेगा तो सीओजीएस कम होगा, तो ये दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। फीफो में सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लोवेस्ट होता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हाईएस्ट होता है। यूजिंग इक्वेशन for redemption of preference shares, proceeds from fresh issue of equity shares, debentures can be utilized। देखो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में इक्विटी का फ्रेश इशू चलेगा, बट डिबेंचर्स का देखो इसमें ना क्वेश्चन क्लियर नहीं है। देखो एक है पैसा, जब आप रिडम्पशन के लिए कैश की अरेंजमेंट की बात करते हैं, कैश की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हाँ, आप इक्विटी शेयर का फ्रेश इशू करके, डिबेंचर्स का फ्रेश इशू करके कहीं से भी पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पे इंटेंशन कंपनीज एक्ट का है अगर कि सीआरआर और फ्रेश इशू की बात कर रहा है तो वहां पे बच्चों यहां पे दिक्कत होगा। सीआरआर फ्रेश इशू में अपने को शेयर का फ्रेश इशू होना चाहिए, डिबेंचर का फ्रेश इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्लियर नहीं है, बट वर्डिंग क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो इंडिकेट्स की इक्विटी का फ्रेश इशू ही चलेगा, डिबेंचर का फ्रेश इशू नहीं चलेगा। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी आर डिफरेंट, यस दे आर डिफरेंट। लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक, यस लेजर ही प्रिंसिपल बुक होता है। सब्सिडरी जर्नल सब्सिडरी बुक होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाना है आपको, तो सेल्स रिटर्न बुक हमने बनाया है। लेट्स डिस्कस सेल्स रिटर्न बुक। तो बच्चों ये हमारा सेल्स रिटर्न बुक है जिसमें हमने बहुत ही सिंपल 3 ट्रांजैक्शंस हैं सेल्स रिटर्न में। आपका पहला और तीसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में, दूसरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा बच्चों। एक सेकेंड। तो यहां पे आपका पहला 6 दिसंबर, 16 दिसंबर, 12 दिसंबर विल नॉट कम इन सेल्स रिटर्न बुक बिकॉज वो कैश सेल्स था। तो बहुत सिंपल है, आप उसको अच्छे से दिखा देंगे पर्टिकुलर्स में आपका शर्ट्स क्या क्या है, जस्ट डिटेल्स दे दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, टीडी लेस कीजिए और नेट अमाउंट बाहर चला जाएगा। दूसरे का भी ऐसा ही सेम, बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं। अगला सम काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। मशीन का आपने 1 अप्रैल को पहले 15 लाख का मशीन लिया और 2 लाख रुपया आपने इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर्स पे खर्चा किया, तो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये सेकंड हैंड मशीन है तो उसको बिफोर पुट टू यूज का खर्चा ऐड करेंगे। तो दोस्तों आपका 17 लाख का मशीन आपने खरीदा, तो मैंने यहाँ पे चार्ट बना लिया है, टेबल बना लिया है। फिर आपने 1 अक्टूबर 9 लाख का एक और मशीन खरीदा विथ 20,000 इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, तो 9-20 का एक और मशीन आ गया। अच्छा, उसके बाद आपने मशीन 1 को नया फैक्ट्री में शिफ्ट किया। दोस्तों ये शिफ्ट करने का खर्चा अपने को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बिकॉज ये आफ्टर पुट टू यूज है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों आपने डेप्रिसिएशन लगाना है 12%, तो 12% डेप्रिसिएशन WDV मेथड से आपको पहले लगाना है। तो हमने पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा दिया, इसको 12 महीने का लगा दिया, इसको 6 महीने का। दूसरे साल में दोनों को 12 महीने का 12% डेप्री, तो हम तीसरे साल के स्टार्ट में हमारा ये ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चों, ठीक है सर। तो आपका
थर्ड ईयर में हमने क्या किया, मेथड बदल दिया, एसएलएम मेथड में कन्वर्ट किया और परसेंटेज नहीं लाइफ के हिसाब से बोला कि असेट्स की लाइफ 5 साल मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब थर्ड ईयर में डेप्री लगाने के लिए इस पर्टिकुलर वैल्यू को, थर्ड ईयर की ओपनिंग वैल्यू को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एसएलएम का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो बच्चों आपने क्या करना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या हो गया, आपने थर्ड ईयर के मिड में वो पहला वाला मशीन बेच दिया, मतलब उसमें आपने थर्ड ईयर का आधा डेप्री लगाना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसका डेप्री कैसे कैलकुलेट किया, जो उसका उस दिन का ओपनिंग WDV है थर्ड ईयर का, उसको डिवाइड बाय 5 किया तो साल का डेप्री आ गया, इंटू 6/12 किया तो 6 महीने का डेप्री आ गया। ये देखो मैंने डेप्री लगा दिया, WDV ऑन डेट ऑफ सेल, सेलिंग प्राइस, हमारा बहुत ही बड़ा अमाउंट का लॉस ऑन सेल आ गया बच्चों। बहुत ही अलग अच्छा सम है, गुड सम टू सॉल्व। अच्छा, ये वाला क्या किया, सीधा हमने इसको डिवाइड बाय, इसको मैंने डिवाइड बाय 5 कर दिया तो साल का डेप्री लगा दिया बच्चों। और ये नया जो मशीन खरीदा इसके लिए बोलता है इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, तो वही किया मैंने, 850 माइनस 30, 8,20,000 डिवाइड बाय 10 तो 82,000 का डेप्री, ये दोस्तों 82 का डेप्री और WDV आ गया। अब आपको लेजर खाली थर्ड ईयर का बनाना है बस। तो दोस्तों ये दोनों अमाउंट जोड़ेंगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर आपने नया खरीदा तो ये परचेज आ जाएगा, फिर आपने बेचा, बेचने का 3 एंट्री होता है, बाय डेप्रिसिएशन, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल, तो आपने सेल का 3 एंट्रीज पास कर दिया। फिर आपने जो अनसोल्ड मशीन्स हैं 1 और 2 दोनों का डेप्री जोड़ के टोटल अनसोल्ड का डेप्री चार्ज कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस, डन विद द प्रॉब्लम। उम्मीद है आपने ऐसे अच्छे से सॉल्व किया है बच्चों। अब हम अगले सम में जाते हैं। ये तो बच्चों BRS का सम है, अरे BRS का सम, एक सेकंड मैंने सॉल्व किया है, वो वाला पेज निकालता हूं। हाँ दोस्तों, तो ये वाला मैंने निकाल लिया, सॉल्व करके रखा है मैंने। इसमें ना BRS में OD दिया है एज पर कैश बुक, तो OD एज पर कैश बुक है, हमें पासबुक तक पहुंचना है। तो हमने कैसे करना पड़ेगा, पहले बैंक चार्जेस, देखो बहुत सिंपल है, मेरा जो टेक्निक है ये राइट हैंड इज माय कैश बुक एंड लेफ्ट हैंड इज माय पासबुक। तो आपके बैंक चार्जेस हैं जो कैश बुक में नहीं है, पासबुक में आ गए तो पासबुक का बैलेंस नीचे, तो कैश बुक तो पासबुक नीचे इज माइनस, लेकिन OD है तो उल्टा इफेक्ट प्लस 350। चेक्स 88,678 नॉट येट प्रेजेंटेड, मतलब ये चेक इशूड है, मतलब कैश बुक में माइनस हो गया है, कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर है, प्लस उल्टा इफेक्ट माइनस करेंगे। देन कम्स योर 4590 रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, मतलब ये पेमेंट है तो कैश बुक के कैश कॉलम में चला गया, तो बैंक कॉलम में पेमेंट नहीं आया, तो कैश बुक का बैलेंस पेमेंट नहीं आने से बढ़ गया, पासबुक नीचे माइनस, उल्टा इफेक्ट प्लस। ठीक है ना, अच्छे से चेक करना। ये थोड़ा ना पॉइंट में आ रहा है तो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है, कंपनी पेड 15,500 टू अ क्रेडिटर, रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो अब ये 15,500 ये ग्रॉस है कि नेट है ये नहीं बताया, लेकिन अगर हम वर्ड पेड की बात करेंगे इसका मतलब है हम इसको क्या मानेंगे, अगर पेड वर्ड को इंपॉर्टेंस देंगे तो ये बच्चों नेट अमाउंट हो जाएगा, मतलब ये अल्टीमेटली पे किया है, मतलब ये 98% है ऐसा मानेंगे अगर आप वर्ड पेड को इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका 98% है। गलती क्या हुआ है, हमारे कैश बुक में गलती से ग्रॉस अमाउंट एंट्री हो गया है। अब तो पे तो नेट किया ना डिस्काउंट काट के, तो हमें वो जो डिस्काउंट का एक्चुअली पेमेंट नहीं हुआ वो गलती से पेमेंट में आ गया है, तो वो हमें कैश बुक में ज्यादा पेमेंट आ गया है। डिस्काउंट की बात करते हैं, 2 अपॉन व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट इज 2 अपॉन 98, 2 अपॉन 98 होगा। हाँ, इसमें ना फिगर ऑड आ रहा है, 316 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये थोड़ा लफड़े वाला पॉइंट है, क्योंकि 2% बोला तो 2 अपॉन 98, बिकॉज ये 15,500 इज आफ्टर डिस्काउंट नेट पेमेंट, तो ये 98% होगा क्रॉस का, तो 2 अपॉन 98 है तो 2 कितना करना पड़ेगा 316। ये कैश बुक में पेमेंट ज्यादा हो गया, एक्चुअली पे नहीं किया लेकिन कैश बुक में दिखा दिया पेमेंट में इसको, तो कैश बुक नीचे है पासबुक ऊपर है,
प्लस करेंगे उल्टा इफेक्ट माइनस। द दिक्कत, द प्रॉब्लम इज, इसको आप अगर ग्रॉस लेते हैं कि 15500 ग्रॉस है तो आंसर राउंड फिगर आ रहा है, बट पेड वर्ड नहीं बताता कि ये ग्रॉस है। पेड वर्ड का मतलब है इतना अल्टीमेटली पैसा दिया डिस्काउंट काट के। चलो बच्चों, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, सजेस्टेड आएंगे तो अपना परम पूज्य आईसीएआई का ओपिनियन भी मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये एक डेबिट है, बैंक स्टेटमेंट में आ गया है, चेक बाउंस हुआ, जो चेक मिला है वो बाउंस हो गया, मतलब चेक बाउंस होने की एंट्री इज काइंड ऑफ अ पेमेंट एंट्री, जो पासबुक में आ गई लेकिन कैशबुक में नहीं आई क्योंकि वो जुलाई में वापस डिपॉजिट किया, तो हमने कैशबुक में उसको रिवर्स नहीं किया। तो पासबुक में पेमेंट आने से डेबिट इज अ पेमेंट इन पासबुक, तो पासबुक का बैलेंस नीचे चला गया, तो हम माइनस करेंगे, उल्टा इफेक्ट प्लस करेंगे दोस्तों। आई होप सो गेटिंग क्लियर। चेक्स डिपॉजिटेड मतलब ये कैशबुक में कलेक्शन है, कैशबुक ऊपर है, पासबुक नीचे, माइनस उल्टा इफेक्ट। उल्टा इफेक्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ओडी में ना उल्टा इफेक्ट देते हैं। मेरा थॉट देखो, बीआरएस करने का हर टीचर का तरीका अलग होता है। आप फाइनल आंसर को देखो, मेरा तरीका, मेरे बच्चे जो मैं जिनको पढ़ाता हूं उनको मेरी बातें वो समझेंगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, आपको समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1980 का डिविडेंड कलेक्ट हुआ है, मतलब पासबुक में आ गया, पासबुक ऊपर है तो प्लस, उल्टा इफेक्ट माइनस। 2340 क्रेडिट हुआ गलती से पासबुक में, पासबुक ऊपर प्लस, उल्टा इफेक्ट माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक ओवर कास्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड बढ़ गया तो पेमेंट साइड बढ़ने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक ऊपर है प्लस, उल्टा इफेक्ट माइनस। आप प्लस माइनस करके फाइनल आंसर ओडी एज पर पासबुक बच्चों निकाल लो। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया सा 15 मार्क का फाइनल अकाउंट्स का सम दिया हुआ है। मैंने पूरा फॉर्मेट बना के सॉल्व नहीं किया, मैं खाली इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। एक है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, इसका इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स इसका इंटरेस्ट मिला है अपने को 28,500। इसका मैंने वर्किंग नोट बना लिया है। देखो, हमारे इन्वेस्टमेंट्स का 15% 4,500 इंटरेस्ट है, डिपॉजिट्स का 3,30,000, टोटल 34,500, और उधर आप देखेंगे ऊपर इंटरेस्ट मिला कितना 28,500 है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट है। तो आप इसको क्या करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट इनकम में ऐड करेंगे, एक दूसरा बैलेंस शीट असेट्स में डाल देंगे, तो अक्रूड इंटरेस्ट का अच्छा पॉइंट था। दूसरा इसमें जो ट्रिकी पॉइंट मुझे दिखा वो बैंक लोन के साथ कनेक्टेड है। बैंक लोन 2 लाख का है, 1 अक्टूबर को लिया, तो अगर आप इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2 लाख पे 12% 24,000 होता है, लेकिन इसका आधे साल का लेंगे क्योंकि 6 अक्टूबर में लोन लिया ना, 12,000 इंटरेस्ट होना चाहिए। और इंटरेस्ट पेड की बात करेंगे तो 12,500 है, लेकिन 12,500 में इसने एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट में इन्होंने क्लियरली बोला है कि इसमें 9,000 ही लोन का इंटरेस्ट है, तो बाकी दूसरा कोई इंटरेस्ट होगा। अच्छा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस 12,500 में 9,000 लोन का इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना, तो बाकी 3,500 अदर इंटरेस्ट। इससे ये पता चलता है कि आपका जो लोन का इंटरेस्ट 12,000 में से 9 पेड है, मतलब लोन का इंटरेस्ट 3,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आप क्या करेंगे, इस 12,500 में पीएनएल में 3,000 जोड़ देंगे और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल लायबिलिटी में दिखा देंगे। बहुत ही सिंपल है। अच्छा दोस्तों, अब हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उनका बहुत ध्यान से आपको इफेक्ट देना पड़ेगा। एडजस्टमेंट 1 में ना सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना भूल गए, तो आप जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक तो आप इसको सेल्स रिटर्न में ऐड करेंगे कितना 25,000, और दूसरा आप डेटर्स में से लेस करेंगे 25,000। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इसके साथ एक कनेक्टेड एडजस्टमेंट है, वो है 6 आरडीडी 5% निकालना है। तो आप जब भी डेटर्स के ऊपर आरडीडी कैलकुलेट कर रहे हैं और डेटर्स में कुछ रेक्टिफिकेशन है, तो हमेशा पहले रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट देंगे। तो पहले आप डेटर्स में से 25,000 सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। देखो, सेल्स रिटर्न बुक करेंगे तो डेटर्स भी कम होगा, और सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो सेल्स में से लेस होगा वो। एम आई राइट और रॉन्ग? तो याद करना, दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट ऑन आरडीडी ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम बच्चों उसको ठीक कर देंगे। उसके बाद हमारा फर्नीचर खरीदा जो गलती से परचेस में आ गया, तो परचेस में से लेस करेंगे और फर्नीचर में
ऐड कर देंगे, लेकिन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन डेप्रिसिएशन। तो आपके पास ऊपर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में पहले से ही फर्नीचर दिख रहा है। फर्नीचर फर्नीचर बताओ बताओ बताओ, किधर हो तुम फर्नीचर जी? नहीं हो नहीं हो नहीं हो, किधर? हाँ देखो, ये 25,000 का ओपनिंग फर्नीचर है, इस पे हम बच्चों पूरे साल का डेप्री लगा देंगे। और ये जो नया फर्नीचर गलती से परचेस में डाल दिया 1 Jan 24, इस पे 3 महीने का डेप्री लगाएंगे। बहुत सिंपल है, परचेस में से निकाल दो, फर्नीचर में जोड़ो और इस नए फर्नीचर पे 3 महीने का डेप्री, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर पे 12 महीने का डेप्री। उम्मीद है आपने सही तरीके से किया होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट के 2 इफेक्ट, रेंट में ऐड करो, लायबिलिटी में डाल दो, इंटरेस्ट हो गया हमारा, आरडीटी हो गया। ये इंश्योरेंस का थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ये बोलता है लाइफ इंश्योरेंस है ना, वो पे किया, वो गलती से इंश्योरेंस में डाल दिया, तो आपको पीएनएल में इसको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस में से माइनस करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग्स में ऐड करना पड़ेगा। और वो ड्राइंग्स किस में से लेस करेंगे, कैपिटल। ये एक्चुअली ड्राइंग्स हैं, क्योंकि बच्चों ये पर्सनल है, ये लाइफ इंश्योरेंस है। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई थिंक, बाकी आप पोस्ट कर सकते हैं, इसमें क्या बताऊं मैं, ये सब सिंपल आइटम्स हैं, सब आप आसानी से पोस्ट कर सकते हैं, नथिंग टू वरी एट ऑल। और काफी सही तरीके से बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया है, काफी बच्चे आज खुश लगे पड़े थे। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स और वाई, ये पार्टनरशिप के ऊपर है। इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालना है, मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं। देखो, इफेक्टिव कैपिटल निकालने का तरीका, आपको क्या करना है, कितना कैपिटल कितने महीने है वो मल्टीप्लाई करना है, कितना कैपिटल कितने महीने है वो मल्टीप्लाई करना है। तो डेट्स के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है। देखो, ये मैंने चार्ट बना के रखा है। एक्स का कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल था 280, फिर 1 जून को नया आया, 1 अक्टूबर नया आया, 31 जन थोड़ा विड्रॉ किया। अच्छा, तो 2,80,000 2 महीने के लिए था, प्लस 20 मतलब 3 लाख 4 महीने के लिए था, प्लस 15 मतलब 3,15 4 महीने के लिए, माइनस 25 मतलब 2,90 2 महीने के लिए। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इफेक्टिव कैपिटल आता है। ऐसे ही वाई का भी आएगा, और इफेक्टिव कैपिटल ये आपका सामने है। यहाँ पे आपको बोला है कि इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इफेक्टिव कैपिटल का रेशो में है। तो 36 लाख 2160 5/3 का पीएसआर आ गया। अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका क्या है, आप इस इफेक्टिव कैपिटल पे ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो तो इंटरेस्ट मिलेगा, या तो आप अलग अलग कैलकुलेट करो, मतलब जितना कैपिटल जितना महीने के लिए यूज हुआ है उतने महीने का इंटरेस्ट निकालो, तो आपको इंटरेस्ट 36,000 मिला। ये मैंने पूरा कैलकुलेशन लिखा है, कितना कैपिटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स यूज्ड इन द बिजनेस। अच्छा बच्चों, या तो इफेक्टिव कैपिटल पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालो, परफेक्टली सेम आएगा, 36 लाख 12%, 1/12 36,000। सेम बी का भी 21,600, 21,60,000 12% फॉर 1 मंथ 2160। तो इफेक्ट जो आपका टोटल कैपिटल है उसके ऊपर आप, मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटल पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट पे, तो सेम इंटरेस्ट आएगा, शॉर्टकट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करेंगे, एक्स ने 5,000 विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज निकालते हैं, अगर आप 12 + 9 + 6 + 3 का एवरेज 7.5 महीने का इंटरेस्ट आएगा बच्चों। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद वाई का कुछ तो 1,500 रुपया एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एंड ऑफ ईच मंथ का एवरेज 5.5 आता है, 5.5 महीने का मैंने इंटरेस्ट निकाल के आपके सामने रख दिया। ऑल डन बच्चों। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, डेथ ऑफ द पार्टनर। अच्छा सम पूछा है 15 मार्क्स के लिए और कंफर्टेबल है, कुछ इसमें जोल वोल नहीं है, सीधा साधा क्वेश्चन है। तो इसमें इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो मैंने क्या किया है, बैलेंस शीट आपके लिए रखा है, आप भी तो कुछ करेंगे। मैं आते ही, मतलब आज पेपर मिला वैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट किया, करके अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों, तो बस अपलोड भी कर देंगे। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया और अगले पेपर पे फोकस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस पेपर नाउ।
अच्छा, आपने रिवैल्यूएशन किया तो मैंने रिवैल्यूएशन की पोस्टिंग कर दी, तो पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया पहले तीनों का, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट 26,100 आया और वो हमने पोस्ट कर दिया। जर्नल रिजर्व को पीएसआर में बांट दिया। उसके बाद आती है गुडविल की बात, तो 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज इंटू 2 ईयर्स परचेज, तो 240 का गुडविल, जिसमें हमारा सी का शेयर 1/6 40,000। फिर हमने इसको ना गेन रेशो में डिवाइड करना है। गेन रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन रेशो मैंने निकाला 3:1 आया, तो आपने 40 को आपने 3:1 में बांट दिया, 30 और 10। और हमारी एंट्री इज ऑलवेज जी टू एस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग ए और बी टू सैक्रिफाइसिंग सी। 30 10 40 का गुडविल सी को दे दिया हमने, और फिर ए बी टू सी का हमने बच्चों गुडविल का पोस्टिंग कर दिया। फिर उसके बाद ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 90,000 की जेएलपी है, जिसको क्योंकि डेथ हुआ तो पैसा मिलेगा 240 मिला, तो आपको इसको छोटा जेएलपी अकाउंट बना सकते हैं। आपका 90 का बैलेंस है, 240 मिला, बाकी 1.5 लाख का प्रॉफिट ऑन से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, और ये 1.5 लाख का प्रॉफिट आप 3-2-1 पुराने रेशो में बांट देंगे, 75 50 एंड 25। ये देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रॉफिट बांट दिया। बाकी बचा शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करेंगे, लास्ट 3 साल का एवरेज, तो आपका 3 साल का एवरेज, 4 साल का एवरेज सॉरी, वो निकाल के रखा है हमने। 4 साल का एवरेज ये आपका 1.20 के बेसिस पे। अभी आपका डेथ हुआ है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून, उम्मीद है 30 जून इज द राइट डेट। 1 जून होगा तो गड़बड़, हाँ 30 जून इज द राइट डेट। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। 3 महीने का निकाला, 30,000 आया। पीएनएल सस्पेंस टू सीज कैपिटल, मैंने इसको सी के कैपिटल में बाय पीएनएल सस्पेंस डाल दिया। बच्चों अब हमने सेटलमेंट कर दिया, बोला सी के एग्जीक्यूटर्स को पैसा दे दो, टू बैंक दे दिया, और ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल डन विद द डेथ ऑफ पार्टनर। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो आपके आंसर्स को। मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, बट आज नहीं, कल आप फिर इसको लेके बैठ जाएंगे। इसको लेके नहीं बैठना है, लॉग पे फोकस करना है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बहुत ही इजी सम दिया था इन्होंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। इसमें खाली एक हमारे पास ऑप्शन है, ये जो आपका बिल्डिंग और फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू नहीं दिया, तो ये आप क्या करो, डेप्री माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है सीधा वही लिखो, तो डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, डेप्री माइनस करके लिखा है, सब असेट लायबिलिटीज पोस्ट किए हैं, कैपिटल मिल गया। स्टार्टेड विद द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स लेस इंट्रोडक्शन लेस ओपनिंग, 1,08,100 का प्रॉफिट आया है। दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, ये पेपर मैंने बहुत ही फास्ट सॉल्व किया है, पूरा पेपर 1 घंटे में सॉल्व किया है। तो हो सकता है मेरे से फास्ट में कैलकुलेटर चलाने में और कैलकुलेशन करने में कुछ मिस आउट हुआ होगा, तो डिस्क्लेमर है कि आप ध्यान देना उन चीजों का। मुझे अगर दिखा तो मैं कमेंट्स में डालते रहूंगा, अगर कोई गलती हो गया तो, टोटलिंग मिस्टेक या कोई और गलती हो गया, आई हैव डन इट वेरी क्विक एंड फास्ट, बट ओवरऑल आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन व्यू आ जाएगा बच्चों। तो हम हमारा 5वां क्वेश्चन करते हैं। ये आपका बच्चों रिवर्स क्वेश्चन ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट एक जगह पे ना मेरे को थोड़ा टाइम लगा सोचने में। देखो आपने उस पे कैसे सोचा, मुझे तो टाइम लगा सोचने में। मैं तो 2-3 बार पढ़ रहा था, ठीक है। ये रिवर्स क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीट पेमेंट बनाना है। तो सबसे पहले अच्छा, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। आज तक ऐसा कभी सम नहीं पूछा कि क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट खाली पूछे, तो क्लोजिंग पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया बच्चों। तो हमने ये रिसीट एंड पेमेंट बना दिया और ओपनिंग बैलेंस शीट बना दिया। ओपनिंग बैलेंस बैंक का लिख दिया। सब्सक्रिप्शन इनकम में आपने उल्टा, अभी उल्टा जाएंगे, वैसे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, ऐड करेंगे, क्लोजिंग ऐड होता है, लेस करेंगे, ठीक है सर। तो और उसके बाद अगला कलेक्शन एडमिशन फीस, ठीक है ना, एडमिशन फीस विल बी माय नेक्स्ट कलेक्शन। मुझे दिक्कत ना स्पोर्ट्स मटेरियल में है, यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल पे डेप्रिसिएशन है, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल को फिक्स असेट माना गया है,
ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, अगर आप फिक्स असेट बेचते हैं तो फिक्स असेट का सेल्स वैल्यू कभी भी इनकम में नहीं लेते हैं, फिक्स असेट का प्रॉफिट ऑन सेल इनकम में लेते हैं। ये 2400 क्या है, लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल सेल ऑफ सेकंड हैंड मटेरियल, मतलब ये 2400 क्या है, सेलिंग प्राइस है कि प्रॉफिट है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो इनकम में आ नहीं सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल आता है। अगर आप इसको सेलिंग प्राइस मानते हैं तो फिर अपना आंसर अकॉर्डिंगली आएगा, इसको आप प्रॉफिट ऑन सेल मानते हैं तो आंसर अलग आएगा। मतलब यहाँ पे ना ये वर्डिंग से ना क्लियर नहीं है, इनकम एक्सपेंडिचर में सेलिंग प्राइस नहीं आ सकता, वो प्रॉफिट ऑन सेल आता है, यहाँ पे सेल लिखा है, तो दैट्स द कंफ्यूजन। अब देखें इंस्टीट्यूट इस पे क्या आंसर देता है। मैंने अपना आंसर बनाया है आइदर और ही, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा, वैसा आपको बना के दे दिया है। फिर इस पे ना इन्होंने डेप्रीसिएशन भी लगाया है, देखो 22,000 और डेप्रीसिएशन 50% है। तो दोस्तों इसका क्या किया है, मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बनाया है, ओपनिंग बैलेंस नीचे आपको दिया है 30,000, वो लिख दिया मैंने। आप देखो स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग बैलेंस 30 दिया है बच्चों, हाँ सर, और आपका डेप्रीसिएशन 22, सेल आपने 2400 का किया। अब देखो बहुत सिंपल है, ये पुराना मटेरियल आपने सेल किया, हम इसमें ना ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं, एक अजम्पशन कि जो आपने मटेरियल सेल किया उसकी बुक वैल्यू 0 थी, 2400 में बेचा, तो जितने में बेचा उतना ही अपना प्रॉफिट है, उतना ही अपना प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्रॉफिट ले लिया, मतलब सेल 2400 में किया, 2400 प्रॉफिट ऑन सेल। दूसरा अजम्पशन कि ये यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में गलती हुई है, ये सेल्स वैल्यू है, तो सेल्स वैल्यू 2400 है और इसकी WDV पता नहीं, तो अज्यूम करेंगे कि उतनी ही WDV है, 2400 प्रॉफिट ऑन सेल 0, थोड़ा अलग टाइप का अजम्पशंस है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेल्स आएगा बट प्रॉफिट ऑन सेल फिर गुम हो जाएगा। हम अज्यूम करेंगे कि 2400 का 2400 में बेचा। अब हम अज्यूम, यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि ये पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल है, लिखा है पुराना सेकेंड हैंड, तो पुराने का मतलब है इसकी WDV 0 होगी, तो 2400 में बेचा और 2400 प्रॉफिट है, ठीक है। और दूसरा डेप्रीसिएशन 22,000 है, देखो डेप्रीसिएशन 22,000 50% है, मतलब 44,000 पे ये डेप्री लगाया होगा, तो आफ्टर डेप्री 50% डेप्री है, तो बाकी बैलेंस भी उतना ही 50% आएगा। तो मैंने ये अकॉर्डिंगली यहां से इक्वल ले लिया। फिर मैंने बैलेंसिंग फिगर परचेज कैलकुलेट कर लिया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल फिक्स असेट का एलिमेंट में आता है, और फिर ये जो परचेज है ये मैंने पेमेंट में डाल दिया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कलेक्शन में आ जाएगा। ये थोड़ा लफड़े वाला पॉइंट है, तो दो अलग अलग पॉसिबल अजम्पशंस हो सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। बाकी तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ये आपका कलेक्शन में ले लो, ये आपका पेमेंट, ये आपका पेमेंट, ये आपका, अच्छा स्टेशनरी में भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा, स्टेशनरी में भी डेप्रीसिएशन है, स्टेशनरी में भी डेप्रीसिएशन है 25%। तो अगर मैं 1500 को ले लेता हूं, 1500 25% है, तो 100% कितना हो जाएगा, 4 गुना 6000, मतलब 6000 पे आपने डेप्री लगाया है, लेकिन मेरे पास स्टेशनरी तो 4000 का है, तो आपने डेप्री 6 पे क्यों लगाया, क्योंकि आपने 2000 और खरीदा होगा, तो आपने स्टेशनरी खरीदा होगा, 2000 का परचेस ऑफ स्टेशनरी आ जाएगा। बहुत ही, तब किधर ना किधर दिया है उन्होंने सोचने के लिए, दे हैव एंश्योर्ड कि बच्चा पास हो जाए, बट दे हैव एंश्योर्ड कि स्कोर, हाई स्कोर वही करेगा जिसके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, जो चीजों को बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता है बच्चों। तो बाकी तो ठीक है, बाकी तो सब मुझे कुछ लगा नहीं। हाँ, आपका ये टूर्नामेंट फंड में ना 6000 का बैलेंस बचा, 14 के खर्चे हैं, इसका मतलब है टूर्नामेंट फंड में 20 का कलेक्शन आया होगा, 14 का खर्चा हुआ होगा कलेक्शन पेमेंट, और 6 का फंड का बैलेंस, तो ये मैंने कलेक्शन पेमेंट में ले लिया बच्चों। इसके बाद आपका है हॉनोरेरियम पेमेंट में दिखा दिया, बस अभी क्लोज ही कर दिया। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, आप चेक कर लेना, मैंने फास्ट कैलकुलेशंस किए हैं,
ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये 4 आइटम्स डाल दिए मैंने, ये 4 ओपनिंग बैलेंसेस हैं और कुछ तो मैंने ढूंढा है नहीं, तो ओपनिंग कैपिटल फंड हमें मिल गया। ठीक है, प्लीज चेक करो कुछ मिस आउट हुआ है क्या, हुआ तो नहीं है, ठीक तो लिया मैंने सब। अच्छा बच्चों, इसके बाद वी हैव अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ना बी ड्रॉवर है, ए ड्रॉवी है। बी ने ए पे 2 बिल ड्रॉ किए, 1.5 लाख का, 60,000 का, और फर्स्ट बिल को ना डिस्काउंट कर दिया। अच्छा, फर्स्ट बिल 2 महीने का था, फर्स्ट बिल 2 महीने का था, सेकंड बिल 3 महीने का था। फर्स्ट बिल का ड्यू डेट अगस्त में आएगा, सेकंड बिल का ड्यू डेट सितंबर में आएगा। लेकिन अगस्त सेकंड को ड्रॉवी ने ड्रॉवर को रिक्वेस्ट किया कि भाई पैसा नहीं है, दोनों बिल रिन्यू करो, मतलब जिसका ड्यू डेट 1 महीने के बाद है वो भी कैंसिल करो। तो हमने क्या किया, दोनों बिल डिसऑनर कर दिए। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी ए टू बैंक, और दूसरे बिल की डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी टू बीआर। फिर इसने क्या बोला, दोनों बिल मिला के नया बिल बनाओ और 2 महीने का और टाइम दो और उसमें 12% इंटरेस्ट जोड़ो। तो मैंने 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दिया है, टोटल नया बिल ये हो गया। कैलकुलेशंस खाली वेरीफाई कर लेना, आई हैव डन इट वेरी फास्ट एंड डन इट ओनली वंस। अच्छा, तो ये दोनों जोड़ के ये नया बिल बना दिया, BR2 ड्रॉवी। फिर आगे बोला है कि 3 सितंबर दूसरा बिल का ड्यू डेट आने से पहले ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया। तो दोस्तों सेकंड बिल को डिसऑनर किया ड्रॉवी टू बीआर और बोला 40% आएगा, 40% कैश, 60% बैड डेट्स टू ड्रॉवी। डन डना डन, फिनिश दिस सम। इन्वेंट्री का थोड़ा सा अलग टाइप का सम था, ऐसा सम अपने स्टडी मटेरियल में नहीं है। इसमें नया क्या है, इन्होंने ये खर्चे जो दिए हैं ना, ये सब नया है। और आपको पता है, आपने इन्वेंट्रीज किया है, आपने जो खर्चा आने तक का खर्चा इंक्लूड करेंगे। मैं क्लियरली जब पढ़ाता हूं तो ये सिखाता हूं हाउ टू डू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट में क्या लेते हैं, परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इंकर्ड अप टू द यू कैन से प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन ऑफ द स्टॉक। तो ये खर्चा ना इन्वेंट्री में जोड़ेंगे। वेयरहाउस का आने के बाद का खर्चा नहीं जोड़ेंगे, एडमिन का खर्चा नहीं जोड़ेंगे, तो ये वाला खर्चा जोड़ेंगे जो पर लॉट एक परचेज का फिक्स्ड है 450, 300 और 150। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले हर परचेज में वो खर्चा जोड़ दिया। देखो 2 परचेज हैं, मैंने दोनों परचेज में वो खर्चा जोड़ दिया। अरे भाई तू क्यों नहीं चलता है, हाँ, तो मैंने दोनों में जोड़ दिया, तो मेरा इफेक्टिव नया प्राइस आ गया। मैं जब कैलकुलेशन करूंगा तो ये नया प्राइस के हिसाब से करूंगा। फिर दोनों मैंने कैलकुलेट क्या किया बच्चों, 100 का ओपनिंग स्टॉक है, 300 प्लस 500 800 का परचेज है। चेक कर लो, 100 का ओपनिंग स्टॉक है और 300 और 500 800 का परचेज है, तो और 250 100 और 450 800 का कंजम्पशन है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी 100 ही बचेगा। तो ओपनिंग कंजम्पशन, परचेज, कंजम्पशन, क्लोजिंग भी 100 है। और फीफो मेथड में ये लास्ट वाला स्टॉक में से बचेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट इन इज इन द क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्या किया, सीधा ही ये 21 रुपया 90 पैसा मेरा लास्ट परचेज का प्राइस है। मैंने मेरे क्लोजिंग स्टॉक को बच्चों इसी प्राइस पे वैल्यू कर दिया 2190 अंडर फीफो मेथड। बट वेटेड एवरेज में 2 पॉसिबिलिटी है, एक है डेली वेटेड एवरेज, एक है मंथली। मैंने डेली वेटेड एवरेज के हिसाब से किया है, लेकिन प्राइस है ना, देखो प्राइस कितना दिया है, ये देखो इन्होंने 18 में खरीदा, मैंने खर्चा जोड़ के इसका कॉस्ट निकाला है 19 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपए का आपका खर्चा। इसकी प्राइस दी है 21, इसका मैंने निकाला है 21 रुपया 90 पैसा खर्चा जोड़ने के बाद। तो आप जैसे टेबल बनाते हैं वैसे आप बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज की प्राइस ये ले लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्या करेंगे, वैल्यूज जोड़ देंगे और क्वांटिटीज, आपकी क्वांटिटीज जोड़ देंगे। टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी एक वेटेड एवरेज आ जाएगा। फिर आप कंजम्पशन उसी प्राइस पे दिखाएंगे। फिर नया प्राइस आया, नया क्वांटिटी आया, फिर 21.9, फिर से आप क्वांटिटी वैल्यू अपडेट करेंगे, नया वेटेड एवरेज आएगा। फिर कंजम्पशन उसी प्राइस पे। तो ये अंदाजा राउंडिंग ऑफ करने के बाद फाइनली 2110 का क्लोजिंग स्टॉक आ गया अपना। चलो दोस्तों, ये आपका हो गया इन्वेंट्रीज।
अब इसके बाद डिबेंचर्स की बात है। कन्वर्टिबल डिबेंचर, आपको पता है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का ही डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मेरा 20,000 का डिबेंचर का 30% अपने को कन्वर्ट करना है, मतलब उसकी फेस वैल्यू 6 लाख है। बदले में हमको इक्विटी शेयर देने हैं 20 रुपए में इशू करना है, तो हमें 30,000 इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोलो जो आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे कितने शेयर इशू करेंगे? सर 30,000 शेयर इशू करेंगे। कन्वर्जन में कोई प्रीमियम नहीं बोला है, हाँ, बट बाकी जो 70% है वो हमें रिडीम करना है एट 5% प्रीमियम। तो अब इन्होंने बोला है कि हमने जब इशू किया था तब हमने डीआरआर भी क्रिएट कर रखा था, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था, लेकिन याद करना डीआरआर और डीआरआर इन्वेस्टमेंट नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन का होता है, कन्वर्टिबल पोर्शन का नहीं। अब हमारा रिडम्पशन का टाइम आ गया, तो पहले तो आप बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स को एट पार बेच दिया, तो इन्वेस्टमेंट निकाला कैसे? देखो बहुत सिंपल है, आपका 14,000 डिबेंचर्स है ना, वो नॉन कन्वर्टिबल है। नॉन कन्वर्टिबल मैंने कैलकुलेशंस किया होगा नीचे, नहीं मैं नीचे करके देता हूं। आपके 14,000 डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टिबल हैं और वो 100 के हिसाब से 14 लाख रुपीस, और आपको 15% इन्वेस्टमेंट करना है, दैट कम्स टू 2,10,000। ये वो डिबेंचर्स हैं जो नॉन कन्वर्टिबल हैं, जिनको हमें कैश में रिडीम करना है। देखो जो कैश में रिडीम करना है उसके लिए पैसा साइड करना है, जिसको कन्वर्ट करना है उसके लिए पैसा वैसा साइड करने की नीड नहीं है बच्चों। तो आपने अब 2,10,000 के इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, हाँ सर बेच दिए, तो डीआरआर इन्वेस्टमेंट बेच दिए। फिर आपने क्या किया, पूरे डिबेंचर्स को एक साथ रिडीम कर दिया। डिबेंचर 20 लाख, ये जो प्रीमियम जो मैंने लिया है ना, ये मैंने जो कैश में रिडीम हो रहा है उसका प्रीमियम, जो कन्वर्ट हो रहा है उसमें प्रीमियम नहीं बोला है उसने। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन रीड करेंगे, प्रीमियम जो है ना वो रिडम्पशन, रिडीम रिमेनिंग विल बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। तो रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम कौन सा है? जो कैश में रिडीम होगा, कन्वर्टिबल में नहीं, तो उनका ही प्रीमियम लिया है। टोटल 20,70,000। देखो इसमें आपने कन्वर्टिबल को आपने नया शेयर दे दिया, प्रीमियम भी रिकॉर्ड कर दिया, 6 लाख रुपए का कन्वर्जन है, और बाकी 1470, बाकी बच्चों 1470, 14 लाख प्लस 70 प्रीमियम आपने उनको कैश देके रवाना कर दिया डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर आपने प्रीमियम को पीएनएल में डेबिट मार दिया, और क्योंकि आपका अब रिडम्पशन हो गया तो आपने जो डीआरआर बना के रखा है उसको रिलीज करने का टाइम आ गया, तो डीआरआर को आप जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। खत्म, स्टोरी इज ओवर। ऑल राइट, चलो अब हम हमारे आखिरी क्वेश्चन में आ जाते हैं। फटाफट सॉल्व हो गया है, मेरे को लिखने में बहुत टाइम लगा, मैं एक एक चीज बैठ के लिखा हूं बैठ के भाई। हाँ, अब यहां पे ना हमारे को 3 लाख शेयर इशू करने हैं। ये भी कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है नहीं, कोई फॉर फीचर नहीं है, कोई प्रो रेटा नहीं है, खाली कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस और उसका इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो आपने इसमें, मैंने इसको चार्ट में कन्वर्ट करके रखा है, अब रीड करना सबको। आप अगर ध्यान से देखेंगे, हमें शेयर इशू करने हैं, तो आपका शेयर 1 जून को इशू करना है, मतलब एप्लीकेशन मनी लाना है। 1 जुलाई अलॉटमेंट मनी का ड्यू डेट है, फर्स्ट कॉल 1 नवंबर, सेकंड कॉल 1 जनवरी 24। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो आपके इंस्टॉलमेंट कैसे हैं बच्चों? एप्लीकेशन आपका है कितना है बच्चों? एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट कितना है? 2 + 5, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 3, ये हो गया 10 + 5। अच्छा, शेयर्स पूरे सब्सक्राइब हो गए, अब सब सब्सक्राइब हो गए, कोई रह नहीं गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। बट बोला नरेश ने अलॉटमेंट के साथ पूरे कॉल के पैसे दे दिए, तो कॉल्स इन एडवांस आएगा। तो इसको हम पहले स्टार्ट से सॉल्व करते हैं। पहले हम 1 जून को एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, और वो पूरे 3 लाख शेयर जितने अलॉट करने थे उतने ही एप्लीकेशंस आए, और पूरा कैपिटल में ट्रांसफर किया ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट। फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू किया इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 लाख शेयर का 7 रुपए के हिसाब से 21 लाख रुपया, कैपिटल 6 और 15 का प्रीमियम, 5 का प्रीमियम है, 3 5 15 लाख। अब आपने ये 21 लाख तो लिया, बट नरेश एक शेयर होल्डर ने
20,000 शेयर थे उसके पास, फर्स्ट और सेकंड कॉल 3-3-6 अभी दे दिया। तो जो नरेश ने 1,20,000 दिया वो बैंक में एक डेबिट किया, दूसरा कॉल्स इन एडवांस में जमा कर दिया उसको। ठीक है, अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू किया 3 लाख शेयर पे, 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल टू कैपिटल 9 लाख। अब ये जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो ये शेयर होल्डर का 20,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए का कॉल का पैसा काट के, मतलब 60,000 रुपया छोड़ के बाकी 8,40,000 कॉल का पैसा आ गया। 8,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस को अब फर्स्ट कॉल में जमा कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस टू फर्स्ट कॉल। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपने फाइनल कॉल ड्यू करना है, उतना ही अमाउंट है 3 रुपया। अब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे एक दूसरा बंदा है, उसका नाम है शेयर होल्डर, उसका नाम है शेयर होल्डर, जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं। उसने इसका कॉल का पैसा 2 महीने लेट दिया, इसका मतलब है ड्यू डेट पे नहीं दिया। तो मैं ऐसा बोलता हूं सेकंड कॉल 9 लाख है, उसमें 60,000 तो एडवांस एडजस्ट हो गया। हाँ सर, बाकी लेना था 8,40,000, जैसे फर्स्ट कॉल में 8,40,000 में लेना था। एक शेयर होल्डर ने 5,000 शेयर पे 3 रुपया नहीं दिया, कॉल सिनेरियस 15,000, 0.15 lakhs, और 8,40,000 में से 15,000 नहीं मिला, मतलब 8,25,000 मिला, खत्म। फिर आपने ना कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट देने को बोला है, ऑन 1 जनवरी देना है। तो बहुत सिंपल है, जो आपका पहला कॉल्स इन एडवांस है उस पे 4 महीने का इंटरेस्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट टू ड्यू डेट ऑफ कॉल, 4 महीने। देखो आप 4 महीने हैं, 4 मंथ्स। और दूसरा कॉल्स इन एडवांस डेट ऑफ रिसिप्ट टू ड्यू डेट ऑफ कॉल 6 महीना। तो मैंने बच्चों वही कैलकुलेशन किया है, पहला कॉल्स इन एडवांस पे 4 महीने का इंटरेस्ट 12%, दूसरा कॉल्स इन एडवांस पे 6 महीने का इंटरेस्ट 12% ले लिया। तो इंटरेस्ट 3,000 आता है, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। फिर हमें ये जो अरियर्स का पैसा 15,000 नहीं मिला, 2 महीने के बाद आया, लेकिन बोला इंटरेस्ट के साथ आया। तो मैंने 15,000 पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 250। तो 15 और 250 दोनों कलेक्ट होंगे, बैंक टू कॉल्स इन अरियर्स टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पेपर का डिस्कशन हो गया समाप्त, जल्दी हो गया, ज्यादा कुछ टाइम लगा नहीं, कुछ ज्यादा मैंने बड़ा वाला सम पूरा सॉल्व नहीं किया, उसको देख के लगा यही 1 घंटा लगाएगा, तो मैं बोला ये मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा फाइनल अकाउंट्स के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया। प्लीज आप अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, हमने पूरे सम्स आपको सॉल्व करके दे दिए अच्छे से, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट सजेस्टेड तो आएगा रिजल्ट के बाद, तो प्लीज आप लाइक बटन पक्का प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम सीए इंटर में भी पढ़ाते हैं, सीए इंटर भी आपको अपडेट्स आते रहेंगे, रिवीजन लेक्चर्स आते रहेंगे। कल मैंने सीए इंटर का एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी पूरा सॉल्व करके, मतलब जो टॉपिक्स मेन मैं पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकल सॉल्व करके अपलोड कर दिया। तो सीए इंटर में भी हम मिलते रहेंगे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर स्टूडेंट्स।